बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी मैं क्लास में सोती रही थी। बहुत दिनों से मेरे साथ यही हो रहा था। जैसे ही मेरी टीचर कुछ पढ़ाने लगती तो मुझे शदीद किस्म के नींद के झटके लगने लगते थे। मैं बहुत कोशिश करती कि ना सोऊं, मगर सो जाती थी। मेरी टीचर ने भी ये बात नोट की थी कि जो लड़की क्लास में हमेशा अव्वल आती रही है, अब उसका ध्यान ही पढ़ाई की जानिब नहीं होता। मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम अब पढ़ाई की जानिब तवज्जो क्यों नहीं देती। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, टीचर, मुझे तो खुद मालूम नहीं कि मैं क्लास में क्यों सो जाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे नींद ना आए, मगर पता नहीं कैसे आंख लग जाती है। टीचर ने कहा, घर में कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था और बोली, गो कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है, मगर मेरी अम्मी ने घर का सारा इंतज़ाम बखूबी संभाल लिया है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे घर में किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। टीचर ने सर हिलाया और कहा, जाकर बैठ जाओ, आइंदा ध्यान रखना, क्लास में सोना नहीं। मैंने टीचर से वादा कर लिया था, मगर फिर अपने वादे पर कायम नहीं रह पाई और फिर ग़ुनूदगी में चली जाती थी। अब तो बाकायदा तौर पर मुझे सज़ा भी मिलने लगी थी, मगर क्या करती, नींद पर किसी का कोई जोर नहीं है। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, तो बस मेरा भी यही हिसाब था। आज मैं फिर क्लास में सो गई तो मेरी टीचर ने कहा, कल तुम अपनी अम्मी को स्कूल लाजमी लेकर आना। ये बात सुनकर मैं घबरा गई थी कि अम्मी न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेंगी, मगर टीचर का मैसेज भी अम्मी को देना ज़रूरी था। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, आपको मेरी टीचर ने स्कूल में बुलाया है। तो अम्मी के माथे पर शिकन पड़ गई थी। वो कहने लगी, क्या बात है नाजिया, तुमने स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं की। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। अम्मी भी मुझे कुछ मशकूक नज़रों से देख रही थी। वो कहने लगी, फिर तुमने ऐसा क्या किया है कि मुझे स्कूल में बुलाने की नौबत आ गई है। मैं बोली, अम्मी, मैं कुछ भी नहीं जानती कि टीचर ने क्यों बुलाया है। हालांकि मुझे सब कुछ मालूम था कि टीचर ने अम्मी को इसलिए बुलाया है ताकि वो उन्हें बता सके कि मैं स्कूल में सोती रहती हूँ, मगर मैं अम्मी के सामने अनजान बन गई थी। अम्मी कहने लगी, नाजिया, तुम तो जानती हो ना कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, तभी तो तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर रही हूँ। अब अगर मैं काम छोड़कर स्कूलों के चक्कर लगाने लगूं तो फिर हम खाएंगे कहाँ से। तुम अपनी उस्तानी से कहना कि मेरी अम्मी बीमार है, वो स्कूल नहीं आ सकती। आपने जो भी कहना है वो मुझे ही बता दें, मैं अम्मी को घर जाकर सारी बात बता दूंगी। तो फिर तुम कल आकर मुझे बता देना। मैंने सर हिला दिया था। मुझे खुशी तो हुई थी कि अम्मी स्कूल नहीं जा रही। अगले दिन जब टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी अम्मी क्यों नहीं आई, तो मैंने उनसे कह दिया कि वो बहुत मसरूफ़ हैं। टीचर ने कहा, जैसे भी हो, कल तुम अपनी अम्मी को लेकर आना, उन्हें कहना कि वो अपनी सारी मसरूफियात को तर्क कर दें। आज फिर मैंने जाकर अम्मी को टीचर का पैगाम दे दिया था, मगर उन्होंने फिर से कोई बहाना बना दिया था। ये बात होते होते मैडम तक पहुंच गई थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगी, नाजिया, तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हारी जानिब से कभी कोई शिकायत नहीं आई। तो अब तुम मुझे बताओ कि जब तुम नवी जमात में आ गई हो, अच्छी खासी समझदार हो गई हो, तो फिर क्यों तुम्हारी जानिब से शिकायतें आने लगी हैं। तुमसे जब कहा जाता है कि अपनी वालिदा को स्कूल लेकर आओ, तो वो भी तुम लेकर नहीं आती। मुझे बताओ क्या मसला है। मैं बोली, मैडम, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है और मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम करती हैं ताकि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। इसीलिए वो स्कूल नहीं आ पाती, क्योंकि उन्हें काम से छुट्टी नहीं मिलती। अगर यूं ही इजाज़त के बगैर छुट्टी कर लेंगी तो काम से निकाल दी जाएंगी। मैडम कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी वालिदा नहीं आ पाती तो समझो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्लास में तुम्हारी तवज्जो कहाँ होती है। मैं बोली, मैडम, पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे आजकल बहुत नींद आती है, जबकि मैं तो खुद को मुकम्मल जगाने की कोशिश करती हूँ। मैडम ने सर हिला दिया और फिर कहने लगी, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम घर जाकर क्या क्या करती हो। मैं बोली, मैं घर जाकर 2 घंटे आराम करती हूँ, उसके बाद मेरी अम्मी घरों के काम करके वापस आ जाती है और वो मुझे नींद से बेदार करके ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देती है। उसके बाद मैं घर आकर टीवी वगैरह देखती रहती हूँ और फिर 9 बजे ही सो जाती हूँ। मैडम ने सर हिला दिया, फिर कहने लगी, अच्छा रात में कितनी बार उठती हो। तब मेरे दिमाग में एकदम से झमाका हुआ था। मैं बोली, मैडम, मेरी अम्मी मुझे हर रात उठाकर दूध लाने को कहती है। मैडम ने हैरत से मेरी जानिब देखा था, जबकि मैं भी परेशान हो गई थी। मैडम ने कहा, आपकी अम्मी को इस टाइम दूध की क्या ज़रूरत पड़ जाती है।
मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था, क्योंकि मुझे इस मुतालिक कुछ पता ही नहीं था। मैं हद से ज़्यादा गहरी नींद सोई हुई होती थी। जब अम्मी मुझे उठा देती थी, मैं नींद की हालत में दूध लेकर आती तो अम्मी का कमरा बंद मिलता था। रात गहरी होती थी, नींद सर पर सवार होती थी, इसीलिए मैंने कभी इन चीज़ों की गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं की थी। मैं जल्दी से बोली, दरअसल मैडम, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब रहती है तो उन्हें अचानक ही भूख लग जाती है, इसीलिए मैं उनके लिए दूध ले जाती हूँ। मैडम कहने लगी, इस चीज़ का कोई मुतबादिल तो होगा ना, बिस्किट वगैरह खा लिया करें, वो आपको ना जगाया करें। मैंने जल्दी से कहा, मैं इसका हल ज़रूर निकाल लूँगी, आप बेफिक्र रहें। मैंने मैडम से वादा किया और अपनी क्लास में आ गई थी। अब मेरी नींद मुकम्मल तौर पर उड़ चुकी थी। मेरा ध्यान अम्मी की जानिब लग चुका था कि वो मुझसे हर रात दूध क्यों मांगती है। ये सवाल मुझे परेशान कर रहा था। जब मैं घर गई तो अम्मी अपनी ही सोचों में गुम बैठी थी। उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि आज मैं स्कूल नहीं आई तो तुम्हारी टीचर ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। मैं खुद ही अम्मी के पास जाकर बैठ गई और बोली, अम्मी, मेरी टीचर आज भी मुझसे पूछ रही थी कि तुम हर रोज़ क्लास में क्यों सो जाती हो, क्या रात भर नींद पूरी नहीं होती तुम्हारी। अम्मी ने मेरी जानिब सवालिया नज़रों से देखा था। तब मैं बोली, मैंने टीचर से कहा कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं होती। अम्मी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कर दी हो। अम्मी कहने लगी, क्यों, तुम्हारी नींद क्यों पूरी नहीं होती। मैं बोली, अम्मी, आप हर रात मुझसे दूध मंगवाती हैं तो मैं जाग जाती हूँ, इस वजह से मेरी नींद ख़राब हो जाती है। अम्मी मुझे बस घूरती ही रह गई थी। कहने लगी, अगर इतना सा काम तुम्हें बोझ लगता है तो ना किया करो। एक कप दूध फ्रिज से निकाल कर ही लाना होता है, उसका भी तुमने इतना बड़ा बहाना तलाश कर लिया है। मैं परेशान हो गई थी। अम्मी मेरी तरफ देखती रही। कहने लगी, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल कर ले जाऊंगी। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मैं ये मोहल्ला ही छोड़ दूंगी। मैं नए मोहल्ले में घर लूँगी, तुम्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। तब मैंने अम्मी की जानिब बड़ी हैरत से देखा था। मैं बोली, अम्मी, हमारा तो खर्चा ही बड़ा मुश्किल से पूरा होता है, आप कहाँ से घर लेती फिरेंगी। अम्मी कहने लगी, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है, मुझे मालूम है कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है। इतना कहकर अम्मी उठकर किचन में चली गई थी, जबकि मुझे ख्याल आया कि जब अब्बू हयात थे तब भी अम्मी अब्बू से ज़िद किया करती थी कि मैं इस मोहल्ले में नहीं रहना चाहती, तुम मुझे किसी दूसरे मोहल्ले में ले चलो। मगर अब्बू हमेशा यही कहते थे कि मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नया घर ले सकूं। मेरे अब्बू बैंक में जॉब किया करते थे, अच्छा भला पैसा कमा रहे थे, मगर फिर भी वो एक नया घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरी अम्मी तो लोगों के घरों में काम करती थी, फिर वो कैसे नया घर लेने की बात कर रही थी। ये बातें मेरे लिए बड़ी अजीब सी थी। मेरा दिमाग बहुत तेज़ काम करने लगा था, जैसे मैं एक ही पल में बड़ी सी हो गई हूँ। मैं हर चीज़ को बड़े गौर से देखने लगी थी, समझने की कोशिश करने लगी थी। खैर, आज रात भी अम्मी ने मुझे नींद से बेदार किया था। मैंने मुकम्मल कोशिश की थी कि मैं आज जल्दी से जल्दी दूध लेकर आ जाऊं ताकि मुझे बाहर ना सोना पड़े। मगर मेरी बुरी किस्मत कि जब मैं वापस लौटी तो अम्मी कमरे को अंदर से कुंडी लगा चुकी थी। सुबह जब हुई तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, आपने मुझसे जो रात में दूध मंगवाया था वो आपने कब पिया था। अम्मी मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखकर बोली, तुम आजकल सवाल जवाब ज़्यादा नहीं करने लगी। मैं बोली, नहीं अम्मी, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, क्योंकि जब मैं दूध लेकर आई तो आपने कमरे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और मैं बाहर दरवाजे पर ही सो गई। कहीं आपका दूध बिल्ली तो नहीं पी गई। अम्मी हंसी और कहने लगी, अरे पगली, कहाँ, वो मैंने तो कुंडी इसलिए लगाई थी कि मैं लिबास तब्दील कर लूँ, कहीं तुम ऊपर से ही ना आ जाओ। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कपड़े बदल लिए। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम दरवाजे पर ही सोई पड़ी थी। मैंने तुम्हें उठाकर बेड पर लेटा दिया और ख़ुद दूध पी लिया। तुम्हें पता है ना, रात में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो दूध की भी ज़रूरत पड़ती है और गर्मी भी लगने लगती है। हमारे पास अभी एसी नहीं है, इंशाल्लाह मैं जल्द एसी भी ले लूँगी। अम्मी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। मैं चुप रह जाती थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। न जाने फिर अम्मी क्यों ऐसा कहती थी कि मैंने एसी लेना है, नया घर लेना है, मैंने ये लेना है और वो लेना है। अगले दिन मैं स्कूल से लौटी तो अम्मी कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। अम्मी ने मुझसे पूछ ही लिया। कहने लगी, क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो। तो मैं कहने लगी, अम्मी, मेरी क्लास के काम के लिए लैपटॉप की ज़रूरत है। मेरी हम जमात सभी लड़कियों के पास है, मगर मैं लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकती। अम्मी, आपने मुझे इतने बड़े स्कूल में क्यों डाला,
आपको चाहिए था कि मुझे किसी सरकारी स्कूल में डाल देती जहां इस तरह के चौंचले ना होते। अम्मी कहने लगी, तुम भी किन बातों को दिल पर लेकर बैठ जाती हो। खाना खाकर आराम कर लो। मैंने खाना खाया और सोने के लिए चली गई। अम्मी घर से बाहर निकल गई। शाम में अम्मी ने मुझे आकर उठाया तो कहने लगी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मैं बड़ी हैरान हुई कि आखिर अम्मी के पास मेरे लिए कौन सा सरप्राइज होगा। मैं आंखें मलती हुई बाहर निकल आई थी। सामने ही चारपाई पर एक बिल्कुल नया डब्बा बंद लैपटॉप पड़ा था। मैं तो ये लैपटॉप देखकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, अम्मी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? आप लैपटॉप कैसे ले आई मेरे लिए? अम्मी कहने लगी, तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं लैपटॉप देखकर इतनी खुश हो गई थी कि बाकी हर चीज़ भूल ही गई थी। मैं बोली, अम्मी आप यहीं रुके, मैं सायमा से लैपटॉप चलाना सीख कर आती हूँ। दरअसल सायमा हमारी पड़ोसन थी और मेरी क्लास फेलो भी थी। उसके पास पहले से लैपटॉप मौजूद था, जबकि मेरे पास आज ही आया था और मुझे चलाना भी नहीं आता था। इसीलिए मैंने सायमा से मदद लेने का सोचा था। मैं सायमा के घर गई तो वो मेरा लैपटॉप देखकर हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, अम्मी ये देखें, ये वो लैपटॉप है जिसका मैं कह रही थी कि मुझे दिला दे, लेकिन अब्बू तो मेरे लिए गंदा सा लैपटॉप उठा कर ले आए हैं। मुझे इस कंपनी का चाहिए था। पड़ोसन खाला भी पास आकर देखने लगी। कहने लगी, वाकई ये तो कमाल का है। मुझसे पूछा कि ये तुम कहाँ से उठा कर लाई हो, किसका है ये? मैं बोली, मेरा है, मेरे लिए आज ही अम्मी लेकर आई हैं। खाला ने मेरी जानिब बड़ी हैरत से देखा था और कहने लगी, तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है कि वो लैपटॉप खरीदती फिर रही है? मैं बोली, खाला आपको तो मालूम ही है, अम्मी अमीर लोगों के घरों में काम करती हैं, बस वहीं से पैसे ले लिए होंगे। वो हंसने लगी थी। कहने लगी, अच्छा, मेरा शौहर तो अच्छा भला कमाता है, तुम्हें मालूम ही है, वो रेलवे में अच्छी पोस्ट पर काम करता है, मगर फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आमना को तुम्हारे जैसा लैपटॉप ही दिला देते। और फिर मुझे ये भी तो बताओ कि तुम्हारी अम्मी तो सारा सारा दिन घर से निकलती ही नहीं है, फिर वो कौन सा काम करती है? क्या घर में उसने कोई कारखाना खोल रखा है? मैं खाला की बातें सुनकर बोली, नहीं नहीं खाला, अम्मी काम करती हैं, वो कोठियों पर जाती हैं, दिन भर वहीं तो रहती हैं। कहने लगी, ये चूरन तुम कहीं और जाकर बेचना, हम मोहल्लेदार सुबह से शाम तुम्हारी अम्मी को देखते हैं, वो अपने घर में ही रहती हैं और फिर रात को एक सियाह गाड़ी तुम्हारे घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। मोहल्ले वाले इस चीज़ से नाखुश हैं। मैंने तो सुना है कि उन लोगों ने ठान ली है कि तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को इस मोहल्ले से निकाल कर ही रहेंगे, क्योंकि ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पर ऐसी हरकतें नहीं होने देंगे। और बीबी, तुम भी हमारे घर ना आया करो, ये ना हो कि मोहल्ले वाले हम पर ही जीना तंग कर दें। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये खाला कैसी बातें कर रही हैं? मैं बोली, खाला आप ये सब क्या कह रही हैं? खाला कहने लगी, अब तुम इतनी छोटी सी बच्ची भी नहीं हो, 9वीं जमात में पढ़ती हो। 8वीं जमात की लड़कियां ब्याह कर नए घर चली जाती हैं। मुझे पता है कि तुम भी अपनी माँ के साथ पूरी पूरी मुलव्विस हो, जब ही तो ये लैपटॉप उठाकर हमारे घर आ गई। तुम्हें तो चाहिए था कि ये लैपटॉप देखकर अपनी अम्मी से सवाल जवाब करती कि आखिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं, मगर तुमने तो कुछ नहीं कहा। इसका यही मतलब है कि तुम भी अपनी माँ के धंधे में पूरी पूरी मुलव्विस हो। मैं आंखों में आंसू लिए लैपटॉप उठाकर अपने घर आ गई थी। खाला ने जो बातें की थी वो बहुत बुरी थी। उन्होंने मेरे और मेरी अम्मी के लिए धंधे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था। अम्मी ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो मुझसे इस्तफसार करने लगी कि क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं बोली, अम्मी, खाला ने मुझसे पूछा है कि तुम्हारी अम्मी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं कि उन्होंने लैपटॉप ही खरीद लिया। अम्मी कहने लगी, तुम इन लोगों की बातों को सर पर सवार न करो, असल मिर्चें तो इनको तब लगेंगी जब मैं नई गाड़ी ले लूँगी, फिर देखना इन लोगों के कैसे चेहरे उतरते हैं। ये बात सुनकर तो मैं और परेशान हो गई थी कि आखिर अम्मी के पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे थे। अब खाला की बातें मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। मेरा दिल बैठता जा रहा था कि कहीं वो सच तो नहीं कह रही थी। मैं ये बात किसी तौर भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरी माँ में किसी किस्म की कोई खामी थी। खैर, मैंने भी इरादा कर लिया था कि अब दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूँगी। मैं सारी हकीकत जान कर रहूँगी। रात फिर अम्मी ने मुझे नींद से बेदार करके मुझसे दूध मांगा था। मैं दूध लाई, मगर फिर से आंख लग गई थी। यानी जो चीज़ मैं मालूम करना चाहती थी
वो मालूम ही न कर सकी। अब सच तो हर हाल में जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने बहाना बनाया कि अम्मी आज मेरी तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैंने ये बहाना इसलिए किया था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी अम्मी कोठी पर काम करने जाती भी हैं या नहीं। अम्मी ने ये बात सुनी तो घबरा गई, कहने लगी, दवा खा लो और स्कूल चली जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं होना चाहिए। मैं बोली, अम्मी आज तो मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा पा रही। अम्मी कहने लगी, अच्छा अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं भी आज काम से छुट्टी कर लेती हूँ। अब मैं अपनी बीमार बेटी को छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। मैं बोली, अम्मी आप फिक्र न करें, आप आराम से काम पर जाएं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। अम्मी कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा तो नामुमकिन है, तुम बीमार हो और मैं काम करती फिरूं, मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आएगा। तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद मेरा कोई सहारा नहीं रह गया। जो कुछ भी हो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हारे लिए ही ये मालो मता इकट्ठा कर रही हूँ। मैंने सर हिला दिया था, यानी मेरी दाल नहीं गली थी। अम्मी ने मुझे उनका राज मालूम होने नहीं दिया था। वो सारा दिन घर पर ही रही और मेरा ख्याल रखती रही और मुझे मजबूर करती रही कि चलो आओ मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं, मगर मैंने इनकार कर दिया था और बोली कि अम्मी मैं ठीक हो जाऊंगी। अब बस मुझे रात का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि जब अम्मी मुझे दूध लेने के लिए भेजती तभी मैं सारा राज मालूम कर सकती थी। मैं रात गहरी नींद सोई हुई थी जब अम्मी ने मुझे उठाया और कहने लगी कि मेरे लिए फ्रिज से दूध ले आओ। मैं बोली, जी अम्मी मैं भी लेकर आती हूँ। इतना कहकर मैं कमरे के दरवाजे से निकल गई थी। तभी अम्मी अटैच बाथरूम में चली गई और मैं जल्दी से फ्रिज से जाकर कमरे में छुप कर बैठ गई। अम्मी को इल्म नहीं था कि मैं उन्हें चकमा देकर वापस रूम में आ गई हूँ। अम्मी बाथरूम से निकली तो जल्दी से कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी थी और फिर उन्होंने जो किया उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अम्मी ने बैरूनी खिड़की खोल दी थी और किसी को इशारा करके कमरे में बुलाने लगी थी। ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। इससे पहले कि मैं फट पड़ती तभी कमरे में एक आदमी दाखिल हो गया था। उसने खुद को सरता पैर काली चादर में छुपाया हुआ था। अम्मी उसको देखकर कहने लगी, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बड़ी देर से तुम्हारी मुंतज़िर थी। मैंने नाजिया को भी कमरे से बाहर भेज दिया है। अब तुम्हारे जाने के बाद ही उसको कमरे में उठा कर लाऊंगी। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे पैसे दे दो। मैं अपनी बेटी नाजिया के लिए नए कपड़े खरीद कर लाना चाहती हूँ। उसने बहुत अरसा गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी है। मैं अब उसे हर तरह की खुशियाँ देना चाहती हूँ। अभी तक उस आदमी ने अपने सर से चादर नहीं उतारी थी। मैं एकदम से खड़ी हो गई और बोली, अम्मी आप ये सब क्या कर रही हैं? आप मेरे बाप की कब्र को रोक लगा रही हैं। अम्मी मैं भूखी भी मर जाती तो आपसे गिला न करती। मुझे कपड़ों जूतों पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी हया की ज़रूरत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब करेंगी। आपने ये क्यों किया? एक गैर आदमी को घर में क्यों बुलाया? तो फिर जो लोग मोहल्ले में बातें कर रहे थे, क्या वो ठीक थी? मुझे कल भी खाला ने कहा था कि रात के वक्त तुम्हारे घर के पास एक काली गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कोई शख्स निकलकर तुम लोगों के घर जाता है। मोहल्ले के सभी लोग हमारे मुखालिफ हो चुके हैं, वो हमें यहाँ से निकाल देना चाहते हैं। अम्मी आपने ये सब क्यों किया? मैं तो किसी से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रही। अब हमें मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा। आपके पास कोई ठिकाना है क्या? मुझे बताएं, हम कहाँ जाएंगे? तभी उस आदमी ने अपने सर से चादर उतार दी थी और सामने का मंजर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था, जो कि फौत हो चुका था, जिसकी मैयत मैंने खुद देखी थी। मैं बोली, अब्बू आप यहाँ कैसे? अब्बू कहने लगे, बेटी तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है, जिंदा है। तुम यूं ही समझो कि मैं जिंदा होकर भी मुर्दा हूं। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। मैंने खुद को एक घर में कैद कर रखा है। रात के वक्त इसलिए निकलता हूं कि कहीं कोई मुझे देख न ले, और फिर तुमसे भी अपने जिंदा होने की खबर फ़कत इसीलिए छुपाए रखी कि तुम अभी ना समझो। तुम ये बात कहीं आगे ना कर दो। अगर तुम ये बात किसी और को बता देती कि तुम्हारा बाप जिंदा है तो हम तीनों जेल की सलाखों के पीछे होते। बस इसी वजह से मैं तुमसे 1000 चाहने के बावजूद भी मिल नहीं सका था। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मुझे अपने बाप से बड़ी नफरत महसूस हुई थी। मैं बोली, अब्बू आपको शर्म आनी चाहिए। एक बेटी के सर पर बाप का साया कितना ज़रूरी होता है, क्या भूल गए हैं? हर लम्हा रो रो कर आपको याद करती थी,
आपको भूले नहीं भुला सकी थी और आपने अपना वजूद ही मुझसे छुपाए रखा। इसके पीछे वजह क्या है? मुझे सारी बात बताएं। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे, मेरी और तुम्हारी माँ की शुरू से ही ख्वाहिश थी कि हम अपनी औलाद को खूब पढ़ाते लिखाते, उसकी हर ज़रूरत पूरी करते, बल्कि उसके कदमों में तो नेमतों के ढेर लगा देते। मैं एक बैंक में मुलाजमत करता था। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ा घर अफोर्ड कर सकता, गाड़ी ले सकता, महंगे स्कूल में पढ़ा सकता। फिर मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाता। डॉक्टर बनाने के लिए भी मेरे पास सरमाया नहीं था और मुझे उम्मीद थी कि मैं आगे भी जमा नहीं कर पाऊंगा। उन्हीं दिनों मेरे बैंक में एक नया रोल आया था। मियाँ बीवी की इंश्योरेंस करवाई जाती थी और मियाँ या बीवी में से जो कोई भी इंश्योरेंस की पूरी किस्तें जमा कराने से पहले इंतकाल कर जाता तो उसके दूसरे पार्टनर को इंश्योरेंस की पूरी रकम मिल जाती। मैंने सबसे बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी जो कि 10 करोड़ की थी। मैंने 3 किस्तें भी जमा करवा दी थी। फिर मैंने और तुम्हारी अम्मी ने बाहमी मशवरे से अपनी झूठी मौत का नाटक रचाया था। मैं जानता हूँ ये गलत है। मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था, मगर क्या करता। हालात इस तरह के थे कि कम में गुजारा नहीं होता था और ज़्यादा मैं कमा नहीं सकता था। धोखाधड़ी के अलावा मुझे और कोई चारा नज़र नहीं आया। मैंने एक खुफिया कंपनी से रब्ता किया जो हर किस्म के फ्रॉड में मशहूर थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी मौत का झूठा नाटक करना चाहता हूँ, तो उन्होंने इस अमल में मेरा भरपूर साथ दिया था। उन्होंने ही मेरी मौत का सारा सीन क्रिएट किया और फिर मुझे कब्र से निकाल कर ले आए थे। मैंने उन लोगों को इस काम के 1 लाख रुपया मुआवजा दिया था। अब इसी वजह से तुम्हारी माँ को हम दोनों की इंश्योरेंस के 10 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। वो पैसे मेरे पास महफूज हैं। उन्हीं पैसों से हम दोनों तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। मैं बोली, अब्बू ये सब बहुत गलत किया आपने। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी अब्बू की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगे, नाज़िया ये सब करके मैं कौन सा सुकून में हूँ। मैंने तो बस तुम्हारे लिए ही किया है जो भी किया है। मुझे उस वक्त अपनी माँ और बाप के चेहरे पर बड़ी बेबसी नजर आई थी। मेरी आंखें भी बरस पड़ी थी। मैंने अब्बू के हाथ चूम लिए और बोली, आप बेशक कानून की नज़रों में गलत हैं, मगर मेरे लिए आप हीरो हैं। आपने जो कुछ भी किया मेरा अच्छा सोचकर ही किया है। मैं कभी आपको इस चीज़ के लिए मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगी। अब्बू खुश हो गए थे। उस मोहल्ले में मेरी और अम्मी की ज़िंदगी अब तंग हो गई थी, इसीलिए हम उस घर में शिफ्ट हो गए जहां अब्बू पहले से ही मुकीम थे। मुझे मुल्क के बेहतरीन स्कूलों में से एक स्कूल में दाखिल करवा दिया गया है। मैं अब फिर से पढ़ाई में दिल लगा रही हूँ। मैं अपने वालिदैन का डॉक्टर बनने का सपना हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। मैं और अम्मी तो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर मेरे अब्बू ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वो हर वक्त घर में छुप कर ही रहते हैं। वो कहीं आ जा नहीं सकते। उनके पकड़े जाने का बहुत खदशा है। मैंने बहुत कोशिश की कि अब्बू का वीज़ा लगवाकर हम फैमिली समेत बैरून मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, मगर ऐसा भी मुमकिन ना हो सका क्योंकि उसके लिए भी शनाख्ती कार्ड और दीगर चीज़ों की ज़रूरत होती है। मुझे मालूम है कि मेरे वालिदैन ने ये सब गलत किया है। अब्बू कानून की नज़रों से तो बच गए हैं, मगर वो घर में नज़रबंद होकर रह गए हैं, यानी वो अपने किए की सज़ा काट रहे हैं। इसीलिए मेरा सबको यही मशवरा है कि कभी भी इस तरह के काम न करें, क्योंकि फिर जिंदगी सच में मौत जैसी तारीख होकर रह जाती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।